बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्रोमोसोम डीएनए जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडिकेट में जो इसका सिलेबस है हमारे पास वो हमारे पास ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन किया हुआ है। इसमें क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम, ठीक है, डीएनए, हिस्टोन, ये यानी ओवरऑल हमारे पास जो क्रोमोसोम का आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। जीन एज अ बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन है और ट्रांसक्रिप्शन है, जेनेटिक कोड है और ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि टू दी पॉइंट जो है वो रहे। ठीक हो गया? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्रोमोसोम। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, ठीक है, तो क्रोमोसोम में जो है वो क्रोमोसोम में हमारे पास जो है वो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ आपको बताता हूँ। ठीक है, क्रोमोसोम। नाउ क्रोमोसोम को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास, याद रख लीजिएगा, इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियस। ठीक है, अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ओनली अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी जो माइटोसिस मियोसिस में हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो प्रोफेज में क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल की एक्चुअल में फॉर्म में होता है, तो वह क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया? और फिर हमने पढ़ा था हमारे पास के जब एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है तो एक्यूमुलेशन के अंदर हमारे पास जो है वो क्या होता है कि जो सिंपली आप कह सकते हैं कि मेटाफेज के दौरान जब वो अपने आप को अलाइन करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं कि हम उनको विजिबल होते हैं, यानी अब तब हम जो है वो उनको देख सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो विलेजर जो है हमारे पास फ्लेमिंग था। ठीक है, उसने 1882 के अंदर जो है वो इनको जो है वो आइडेंटिफाई किया था। इसके अलावा नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी आपको पता है कि एक सेल में अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में आपको पता है एक सेल के अंदर 46 इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अदर की, कुछ बुक में जो है वो एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, मैं एक दो कुछ जो है वो डिटेल लिख देता हूँ, बाकी आप लोगों ने बुक से इसको जो है वो अच्छे तरीके से देखिएगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वो बात करता है कि हमारे पास लेट्स मैं कहता हूँ कि मॉस्किटो है। अब मॉस्किटो के अंदर 6 होते हैं, 3 हमारे पास जो है वो क्या होंगे, पेयर होंगे, ये याद रख लेना आप। ठीक हो गया? इसी तरह हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं कॉर्न है। ठीक है, कॉर्न में जो है वो 20 होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 10 पेयर। ठीक है, अब वहां पे उन्होंने ये दिया हुआ है, क्रोमोसोम नंबर दिए हमें एक सेल में। ठीक, आपने पेयर कितने होते हैं ऑटोमेटिकली आपने उसको जो है वो अच्छे तरीके से याद रखना है, ताकि अगर वो पूछ लेता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रख लीजिएगा कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 500 तक भी जा सकता है। यानी अगर फर्न्स की बात करेंगे ना, फर्न्स के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 500। समझ आ गई? यानी 500 पेयर्स हैं, याद रख लीजिएगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, 500 पेयर्स है। ठीक, इसका मतलब है 1000 क्रोमोसोम जो है वो क्या होंगे, मौजूद होंगे। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपने याद रखनी है हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से। इसके अलावा हनी बी है, शुगर केन है, ठीक है, ठीक है, इनके हवाले से भी जो है वो क्रोमोसोम के हवाले से डिस्कशन जो है वो किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपने याद रखना है कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें सेंट्रलाइज्ड आप कह सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि क्रोमोसोम जब आपस में कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं, जिस रीजन से वो आपस में मिल रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। ठीक है, इसका एक और दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है,
ओके, यानी रीजन ये है कि पहले स्ट्रक्चर यही बनता है, इसलिए हम उसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है वो कह लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इसी में एक रीजन हमारे पास होता है, जिस रीजन के ऊपर आके आपको पता है स्पिंडल फाइबर्स ने जो है वो अटैच होना होता है। ठीक है, एंड these spindle fibers when attached to the surface, the function of these spindle fibers is actually to separate sister chromata। ठीक है, यानी ये इनको क्या कर देगा, यहाँ से अलग अलग जो है वो कर देंगे। ठीक हो गया। जिस रीजन के साथ ये अटैच हो रही है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। ठीक हो गया, ये एक आपने याद रखना। अच्छा, उसके बाद कुछ क्रोमोसोम्स है, नॉट ऑल, कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से भी हमारे पास जो है वो होता है, ये आपने याद रख लेना है इस तरह से। मैं इसको मैं थोड़ा प्लेन करके बनाता हूँ। ये हो क्या, ऐसे। ठीक हो गया। अब ये कुछ क्रोमोसोम्स हैं जिनके ऊपर इस तरह से स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं रीजन होता है कुछ के अंदर। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये बाद में बनता है। ठीक है, और इसके अंदर एक इसको एक और नाम भी दे देते हैं, NOR। NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक हो गया, ये आपने जो है वो याद रख लेना है हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसका पर्पस क्या होता है, एक तो हम क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसके थ्रू। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि न्यूक्लियोलर ने न्यूक्लियोलस जो होता है उसको क्या किया होता है, हमारे पास अरेंज जो है वो किया होता है एक सेंस के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है फर्दर मूव करते हैं तो क्रोमोसोम्स के हवाले से, यानी क्रोमोसोम की जो स्टडी होती है, ठीक है, उसकी शेप्स की स्टडी है, हम क्या करते हैं कि क्रोमोसोम्स को कलरिंग करते हैं। ठीक है, और कलरिंग करते हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट पैटर्न देते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं कैरियोटाइपिंग या कैरियोटाइप, सिंपल। ठीक हो गया, कैरियोटाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एरे जो है वो बनाते हैं, पर्टिकुलर एरे हमारे पास बनता है। ठीक है, यानी यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे तो पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया, पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यानी इसमें हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम क्या होंगे, एक अरेंज्ड जो है वो फॉर्म के अंदर जो है वो होते हैं। अच्छा, अब जब क्रोमोसोम को हम फिजिकली देखते हैं तो हमारे पास ये एक्चुअल में 4 डिफरेंट कैटेगरी के हमें जो नजर आते हैं। इसमें एक हमारे पास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक, उसके बाद हमारे पास होते हैं एक्रोसेंट्रिक, देन हमारे पास होते हैं सब मेटासेंट्रिक, और उसके बाद आ जाएगा मेटासेंट्रिक, सिंपल। ठीक है, अगर हम इनको डायग्रामेटिकली देखेंगे, ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये वाला जो है हमारे पास आ जाएगा, ये देखेगा। ये हमारे पास क्या है कि जिसमें जो ये सेंट्रोमेयर है, ठीक हो गया, सेंट्रोमेयर बिल्कुल एट द एंड है। ठीक है, टीलू एट द एंड। ठीक, एक्रो हम कह सकते हैं, एक्रो का वर्ड मीनिंग होता है टॉप मोस्ट एक्सट्रीम। ये आपने उसमें सुना होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो टीलोफेज एंड, तो ये एंड आ गया। ठीक है, और इसी तरह एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि एट द एंड से थोड़ा सा नीचे होता है, उसे हम कहते हैं एक्रो, तो आप मोस्ट एक्सट्रीम पे वो हमारे पास होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो है देन आता है हमारे पास सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक के अंदर हमारे पास क्या होगा कि सेंटर से थोड़ा ऊपर होगा इस तरह से। ठीक है, और देन हमारे पास क्या होता है मेटासेंट्रिक, तो इक्वल आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम के, तो इसे हम क्या देते हैं जी, मेटासेंट्रिक। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो है फर्दर मूव करते हैं हमारे पास, तो कंपोजिशन के हवाले से अगर हम बात करें तो याद रख लीजिएगा कि कंपोजिशन में हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है,
क्रोमोसोम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ, आप कह सकते हैं, प्रोटीन एंड डीएनए। ठीक हो गया, मैं लिख देता हूं, क्रोमोसोम, ये आ गया जी हमारे पास प्रोटीन एंड डीएनए। याद रख लीजिएगा, डीएनए पे प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो प्रोटीन्स है, कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन्स प्रोटीन होती है, और ऑक्टा होती है। ऑक्टा का मतलब है 8 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स मिलकर, 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स जो है वो बना देती है। ठीक है, ये आपने जो है वो याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास, तो हम बात करें कि इनकी कंपोजिशन के हवाले से। ठीक है, यानी अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, ये आपको पता है कि जी हमारे पास 40% जो है हमारे पास डीएनए होता है, और 60% हमारे पास जो है वो क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। ठीक है, ये परसेंटेज जो है वो आपने याद रखनी है, क्योंकि ये एनडीएस में जो है वो पूछी जाती है। अच्छा, इसी तरह फर्दर मूव करते हैं। याद रखिएगा हमारे पास है कि जो अब 3-4 टर्म्स आए हमारे पास, एक है क्रोमेटिड, एक है क्रोमोसोम, ठीक हो गया, और एक हमारे पास है क्रोमेटिन। ठीक, अच्छा, अब जो है ना क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या होता है कि हमारे पास सेल है, और सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है, जो क्या है हमारे पास कि जो क्रोमोसोम्स है वो क्या है, इस तरह से ना, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया, इस तरह से हमारे पास जो है वो मौजूद है। अगर ये इस फॉर्म के अंदर है, एक थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। फिर है क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम। व्हेन सेल डिवाइड्स, ठीक है, व्हेन सेल डिवाइड, व्हाट हैपेंड, these chromatin, ठीक है, these chromatin condense and form what, this type of chromosome। ठीक हो गया, तो what is this, it is a chromosome। ठीक है, chromosome, a pair of chromosome अगर कहें तो ये बिल्कुल ठीक होगा, pair of chromosome। अब इसके अंदर जो है, अगर हम कहें कि ये एक जो पार्ट है, मैं इसको अलग कर लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास। अब ये एक जो रीजन है, इसको हम क्या देते हैं जी, क्रोमेटिड। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या होगा, क्रोमेटिड होगा। ठीक है, तो इसको सिस्टर क्रोमेटिड भी जो है वो कह देते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो एक ओवरऑल, आपको पता है कि डीएनए होगा, तो हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ा था कि डीएनए का जो बेसिक यूनिट होता है, ठीक है, वो हमने पढ़ा था, हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक हो गया, क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड होगा तो एक बात याद रखनी है कि ये आप बुक में ही वैल्यू हमारे पास दी हुई है कि वो एक ओवरऑल हमारे पास जो ह्यूमन है, उसमें अबाउट 140 मिलियन जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 140 मिलियन, 1.4 इन रेज टू पावर हमारे पास क्या रहेगा, 8। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इतने न्यूक्लियोटाइड हमारे पास जो है वो क्या होंगे, मौजूद होते हैं एक ह्यूमन के, आप कह सकते हैं, सिंपल क्रोमोसोम में। ठीक हो गया, यानी ह्यूमन क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास क्या है, कंटेन कर रहा है कितने न्यूक्लियोटाइड, अबाउट 140 मिलियन। सही हो गया, और इसी तरह फर्दर मूव करते हैं हमारे पास, तो हाईली कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आप कह सकते हैं मौजूद होती है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज हमारे माइंड में आती है कि जी डीएनए और जो प्रोटीन है ये किस तरह से आपस में अरेंज हुए होंगे, या किस तरह से अरेंज हुए होते हैं। याद रख लीजिएगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अंदर इतनी एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है, इतनी एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि आप अंदाजा करें कि 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड अगर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा कि साइंटिस्ट ने एक रफ अंडरस्टैंडिंग दी, ठीक है, यूनिक अंडरस्टैंडिंग दी टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन द वन क्रोमोसोम। वो कहते हैं कि जी अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम हो ना ह्यूमन का, ठीक है, if we have one chromosome, तो इसके अंदर जो है
आप ये कर सकते हैं, इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आप 80 पे जो है ना आप कह सकते हैं बुक्स जो है वो आप कह सकते हैं बना सकते हैं, और हर बुक जो है वो 1000 पेज की जो है वो हमारे पास होगी। अंदाजा कर लें आप, यानी एक क्रोमोसोम के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि हमारे पास जो 280 बुक्स जो है वो लिखी जा सकती है एक क्रोमोसोम पे। और फिर उस हर बुक के कितने पेज होंगे? 1000। और फिर बात यही नहीं रुकती, वो कहता है कि हर पेज के ऊपर, ठीक है, ईच जो पेज होगा उसके ऊपर अबाउट 500 वर्ड्स का होना भी फिर जरूरी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ह्यूमन है उसके अंदर जो है अगर 23 पेयर एग्जिस्ट करते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें से एक क्रोमोसोम को वो लेता है यहाँ पे। अब एक क्रोमोसोम में इतनी इंफॉर्मेशन है, तो आप अंदाजा करें कि अगर हम 23 की बात करें, तो 23 की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर जो है आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ मच जो आप कह सकते हैं क्रोमोसोम्स इंफॉर्मेशन जो है वो अपने अंदर जो है वो रखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो अरेंजमेंट है, यानी अगर इतना एक्सटेंसिव है, ठीक है, तो ये किस तरह से, तो याद रखिएगा हमारे पास कि होता ये है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ठीक है, जो डीएनए है, आप जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव दिस डीएनए, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो डीएनए है ये एक्चुअल में क्या करता है, अपने आप को अरेंज करता है अराउंड द प्रोटीन्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ बना देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हिस्टोन्स हैं। तो वो कहता है कि 8 हिस्टोन्स के अगर इस तरह से क्या होता है, हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा हमारे पास के जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, 8 हिस्टोन होगी। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे इसको भी मैं इस तरह से बना देता हूँ। ठीक हो गया। और इस तरह से ऐसे, तो अब ये क्या है, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअल में ये क्या है हमारे पास, डीएनए। डीएनए का डायमीटर आप लोगों ने पढ़ा हुआ कितना होता है, 2 नैनोमीटर होता है। अब 2 नैनोमीटर फर्दर जो है वो क्या करता है, इस तरह से कंपाइल होता है। कंपाइल होने के बाद जो है वो इस तरह से एक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बना देता है। इसमें ये क्या है, हिस्टोन्स है, और ये क्या है, डीएनए है। तो डीएनए और हिस्टोन्स प्लस कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ठीक हो गया। अब ये न्यूक्लियोसोम है। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोसोम फर्दर जो है वो क्या करते हैं, एक्युमुलेट होते हैं। ठीक है, और इकट्ठा होने के बाद हमारे पास क्या करते हैं, अगेन स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बना देते हैं। ठीक हो गया, यानी कॉइल्ड हो जाते हैं एक तरह से आप कह लो। देन फर्दर हम इसको देखेंगे, अगेन ये हमारे पास क्या करते हैं, इस तरह से कॉइलिंग करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। देन अगेन हमारे पास कॉइलिंग होगी। देन हमारे पास कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग, कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग, और ये तब तक कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग चलती रहती है, ठीक है, जब तक हमारे पास आप कह लो कि क्रोमोसोम जब नहीं बन जाते। और ये ओवरऑल क्रोमोसोम का जो डायामीटर होता है, याद रख लीजिएगा 1400 नैनोमीटर होता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ 2 नैनोमीटर वाला फ्रेगमेंट इतना आप कह सकते हैं कॉइल होता है, इतना कॉइल होता है कि वो मिलकर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन मिलकर 1400 नैनोमीटर वाला जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो क्या करता है, बना देता है। ये आपने याद रख लेना है। ठीक हो गया। तो ये क्रोमोसोम है, एक्चुअली इतनी हाई कॉइलिंग हमारे पास होती है। समझ आ गई इस बात की। अच्छा, अब इसमें एक और चीज जो है वो याद रख लीजिएगा कि जो हमारे पास हमने यहाँ पे बात की कि जी हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, और वो हमारे पास कितनी, हमने कहा जी 8 हिस्टोन प्रोटीन होती है। एक कोर होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या करता है, मौजूद होता है, जो कि न्यूक्लियस बना रहा होता है डीएनए के साथ मिलकर। अब याद रखना कि एक जो कोर होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कॉइलिंग हो रही है, इस कॉइलिंग के अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड जो है वो आते हैं। यानी एक जो हिस्टोन का कोर होगा ना, 8 जो हिस्टोन के प्रोटीन जो होंगे कोर होगा, उनको आप याद रख लीजिएगा 200 जो है वो न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, 200 न्यूक्लियोटाइड जो उसको क्या कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे। समझ आ गई, ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। अच्छा, इसी तरह
हमारे पास फर्दर मूव करते हैं, मैं इसको बुक की डायग्राम आपको दिखाता हूँ, देन आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए जरा, ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है क्रोमोसोम, जो मैंने बताया कितने हैं, 1400 नैनोमीटर। ये कॉइल सुपर कॉइल था, फिर हमने उसको देखा ये इस तरह से कॉइलिंग हुई थी, ठीक हो गया। देन इस तरह से क्रोमैटिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर था, फिर हमारे पास ये, अच्छा यहाँ पे ना आप ये याद रख लीजिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नर्म्स के अंदर जो पूछा गया है एक दफा कि इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो आपने याद रखना है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोलिनॉइड, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, सोलिनॉइड। और इसका ओवरऑल जो डायामीटर होता है वो 30 नैनोमीटर होता है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, यानी 30 नैनोमीटर तक जो है वो क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद देखेंगे आपको बिल्ड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये डीएनए है, ये नीचे सेंट्रल हिस्टोन है, इसको वो न्यूक्लियोसोम कह रहा है। हमने कहा 200 न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक हिस्टोन को जो है वो कवर कर रहे होते हैं। उसके बाद ये फर्दर आएंगे इसको करते करते, और फाइनली हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं, डीएनए, और ये हमारे पास डायमीटर कितना होता है इसका, 2 नैनोमीटर होता है, ठीक है। मैं आपको हिस्टोन का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये न्यूक्लियोसोम का अगेन स्ट्रक्चर है, इसमें कैसे होल्ड किया होता है ये जरा गौर से देखिएगा। इसमें ये रेड में जो आपको नजर आ रहा है दैट इज डीएनए, और डीएनए जो है ये हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हिस्टोन का एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक हो गया, और ये इसने कवर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्टिव आप कह सकते हैं प्रोटीन होती है, जिसको हम कहते हैं H1 लिंकर, हिस्टोन 1 या हिस्टोन लिंकर इसको कह देते हैं, ठीक है, यानी हिस्टोन के साथ लिंक करने वाली प्रोटीन, ठीक हो गया। ये आपने जो है वो याद रखना है कि इस तरह से हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ चीजें और भी हैं जो कि आपको याद रखनी है, वो हमारे पास क्या है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जब ये कॉइल और सुपर कॉइल होते हैं तो उस सूरत में ये क्या करते हैं, याद रखिएगा कि ये कुछ जगहों पे हाईली कंडेंस हो जाते हैं और कुछ जगहों पे लेस कंडेंस होते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारे पास क्रोमोसोम हो गया। अच्छा, अब इस क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमेर के पास पास वाला रीजन होता है ना, इसको जरा डायग्रामेटिकली आप अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है, ये, ठीक है, ये देखिएगा जरा, ये हमारे पास, तो हमने खुद इसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या डिफरेंस है जो सेंट्रोमेर के पास वाला रीजन है उसमें और जो सेंट्रोमेर के दूर वाला। तो ऑब्वियसली सी बात है, सेंट्रोमेर के जो पास वाला रीजन है, ठीक है, ये सेंट्रोमेर, ये हमारे पास क्या है, हाईली कंडेंस है, और ये क्या है हमारे पास, लूजली कंडेंस है, ठीक हो गया। जो हाईली कंडेंस है उसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक हो गया। जो हाईली कंडेंस है उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक हो गया। और जो लूजली कंडेंस होता है, लूजली कॉइल्ड होता है, उसको हम कहते हैं ईयू क्रोमैटिन, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको एक और तरह से भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो कहते हैं जी जो हाईली कंडेंस है इसको हम डार्कली स्टेन्ड रीजन भी कह देते हैं, क्योंकि जब क्रोमोसोम को स्टेन किया जाता है विजिबल करने के लिए, तो ये जो रीजन होता है ना, ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि ज्यादा जो है वो हमारे पास क्या होता है, डार्कली स्टेन्ड होता है, और ये हमारे पास क्या होगा, लाइटली स्टेन्ड जो हमारे पास होगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है जो हाईली कंडेंस रीजन होता है, ठीक है, ये हमारे पास आप कह सकते हैं इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब क्या होता है, हाईली कंडेंस रीजन है, ये हमारे पास क्या है, इनर्ट है। इनर्ट का मतलब क्या होता है कि इसकी जो रेप्लिकेशन होनी होती है, या आप इसके कह सकते हैं कि जो क्योंकि डीएनए ना इसके अंदर, इसमें रेप्लिकेशन करनी होती है, तो इसकी जो रेप्लिकेशन है वो हमारे पास क्या होती है, आप कह सकते हैं कि लेट जो है वो होती है, बहुत लेट होती है, ना होने के बराबर कह सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में लेट जो है उसको दिया हुआ है यूएचएस के सिलेबस में। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ये वाला रीजन, तो इसकी जो रेप्लिकेशन होती है ये हमारे पास अर्ली होती है, ठीक हो गया। इसकी रेप्लिकेशन क्या होगी, अर्ली, यानी पहले जब डीएनए ने रेप्लिकेट करना है ना, तो पहले रेप्लिकेशन इस रीजन की होनी है, और उसके बाद जो है वो दूसरे रीजन की हमारे पास जो है वो होगी। ओके, तो इसमें ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके बाद हम वापस आते हैं यहाँ पे, आगे हमारे पास है रेप्लिकेशन हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी जो हम बात कर रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन होती है, हाउ रेप्लिकेशन अकर,
ठीक है। तो इसमें एक बुक में जो है ना क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह का टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल वो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो इसलिए हम जो है उनको नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मूव कर रहे हैं रेप्लिकेशन के ऊपर। रेप्लिकेशन के अंदर जो है, अच्छा इसमें एक और चीज भी आ गई है, डीएनए का स्ट्रक्चर भी जो है वो आपने जो हमारे पास दिया हुआ है, डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक मॉडल है। तो इसमें वाटसन क्रिक मॉडल जो है वो अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, तो इसके अंदर हमने बड़ी डिटेल में इसको पढ़ लिया था। फिर डीएनए का स्ट्रक्चर भी हमने वहां पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन देख ली थी। फिर उसके बाद हमने चारों जो न्यू जो हमारे पास दो तरह की जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस थी, प्यूरीन थी और पायरिमिडीन थी। प्यूरीन मैंने आपको बताया था नाम शॉर्ट है, तो इनका स्ट्रक्चर बड़ा होगा। इसमें एडेनिन और गुआनिन आ जाता है जो डबल रिंग था। और उसके बाद जो प्यूरीन्स थी, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है वो TUC या CUT यानी साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन हमारे पास जो आ जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना। और ये तीनों सिंगल रिंग थे। मैंने इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी बताया था, आपको याद होगा। एडेनिन अमाइन से याद रख लेना है, ठीक है, गुआनिन O से याद रख लीजिएगा, इस तरह से बाकी। हम मूव करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से कुछ जो है वो आप कह सकते हैं थॉट्स हैं जो हमारे पास दिए गए डीएनए रेप्लिकेशन से पहले। वो हमारे पास कौन कौन से थे इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहला मॉडल था हमारे पास कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल में क्या कहता है, तो कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, पेरेंट डीएनए है, ठीक है। अब इसमें कलर्स पे जरा आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे वो कहते हैं कि जब ये एक हमारे पास डीएनए बनता है तो एक वो पेरेंट जैसा ही होता है और एक न्यू वन बनता है। फिर जब फर्दर डिवीजन होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक पेरेंट जैसा बनेगा और एक न्यू बनेगा। और ये ऑब्वियसली सी बात है, हमारे पास एक न्यू बनेगा और एक पेरेंट जैसा। अच्छा, अब इसके अंदर जो है इसको नाम दिया गया कंजर्वेटिव। वो कहता है कि जो डीएनए होता है जब रेप्लिकेशन करता है तो न्यूली फॉर्म और ओल्ड वन क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है, तो इसको कहा जाता है कंजर्वेटिव। अच्छा, इसके कंपैरिजन में ये हमारे पास है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जो डीएनए है, यहाँ देखिएगा वो कहते हैं जो डीएनए है जब ये रेप्लिकेशन करेगा तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि हाफ फ्रेगमेंट अलग हो जाता है इस तरह से, और हाफ हाफ जो है ना ये न्यू बनता है, यानी हाफ हाफ कंजर्व होता है, इसलिए इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ठीक हो गया, और ये आगे परस्यू रहता है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ये है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव में कहता है कि ये न्यू हमारे पास ओल्ड यानी पेरेंट डीएनए है, जब ये आगे बनेगा तो जो न्यूली होता है ना वो इसके अंदर पैचेस की फॉर्म के अंदर जो वो आ जाता है ऐसे। ठीक हो गया, और इस तरह से ये आगे सो ऑन चलता रहेगा। तो ये जो पैचेस की फॉर्म में आना है इसको कहते हैं वो डिस्पर्सिव, यानी जो पेरेंट डीएनए है वो न्यूली फॉर्म डीएनए के अंदर क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। ठीक हो गया। अब इन तीनों में से कौन सा मॉडल ठीक है, कौन सा ट्रू है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, यानी इसको आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए मैजल्सन और स्टार ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जो कि आपको सिलेबस में पार्ट सिलेबस एमडी का सिलेबस का हिस्सा है, वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मैजल्सन और स्टार ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है इन्होंने प्रूव किया कि कौन सा मॉडल हमारे पास क्या है वो ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इन्होंने क्या किया जी मैजल्सन स्टार एक्सपेरिमेंट के अंदर, दे एक्चुअली यूज नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या आपको पता है हमारे पास दो आइसोटोप होते हैं, एक हमारे पास N14 है और एक हमारे पास N15 है। इन्होंने क्या किया, सिंपल सेइंग कि जो हमारे पास बैक्टीरिया का यूज किया, बैक्टीरिया को यूज किया और बैक्टीरिया को फीड करा या ऐसे कल्चर में रखा, ठीक है, जिसके अंदर यानी ये हमारे पास फर्ज करें, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास कल्चर मीडिया है, इसके अंदर एक में है N14 और एक में है N15। इसके अंदर इसको रख के जाना N14 नाइट्रोजन 14 वाला मीडिया। क्यों नाइट्रोजन को यूज किया, दे वर अज्यूमिंग दैट के जो डीएनए होता है दीज डीएनए कंटेन नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, वो कहते हैं कि जब हमारे पास वो करेगा सिंथेसिस करेगा डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा तो जो N14 या N15 जो है वो क्या हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उसकी बेसिस के अंदर, और बेसिस में इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो है वो क्या होगा कि वो
जब आगे ग्रो करेगा तो उससे हमें जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ आप कह सकते हैं कि जो उसका साइज है उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास कौन सा जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो या कौन सा आप कह सकते हैं हमारे पास मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने किया क्या, एक्सपेरिमेंट क्या था, इसको जरा पहले ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो मैं आगे इसके रिजल्ट्स की तरफ जो है वो लेके जाऊंगा, फिर हम पता करेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो है वो ये मॉडल जो है वो ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहला जो आप कह सकते हैं कि जो टास्क था वो ये क्या था कि जी इन्होंने N14 वाला मीडिया जो है वो बनाया, N15 वाला सॉरी मीडिया बनाया, ठीक है, यानी इसके अंदर, और बैक्टीरिया को इसके अंदर जो है ऐड कर दिया। When they put bacteria into the media, आपको पता है कि several generations के बाद, यानी उसको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, काफी जनरेशन के बाद क्या हुआ हमारे पास कि उस मीडिया के अंदर, ठीक है, उस मीडिया के अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे वो हमारे पास कौन से थे, ये जो डीएनए था वो हमारे पास कौन सा होगा, अब N15 वाला होगा, समझ आ गई, N15 वाला होगा। अब इन्होंने क्या किया हमारे पास कि ये जो N15 वाला मीडिया था, ठीक है, N15 वाला मीडिया था, इसमें से इन्होंने क्या किया कि सैंपल को सेपरेट किया, ठीक है, 3 हिस्सों में आप कह सकते हो उसको स्प्लिट कर दिया। पहला हिस्सा क्या था कि यहाँ से सैंपल लिया, ठीक है, यहाँ पे सैंपल लिया, और सैंपल लेने के बाद एज इट इज, यानी 0 मिनट पे ही, ठीक है, यहाँ पे 0 मिनट पे, यानी अभी इससे निकाला, और निकालने के बाद जो है इन्होंने डीएनए सेपरेशन की, डीएनए को निकाला बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको पता है कि डेंसिटी ग्रेडियंट जब वो यूज किया जाता है, ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड के थ्रू, तो उसमें जो डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए केमिकल यूज किया गया था वो हमारे पास सीजियम क्लोराइड था, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास उसके बाद जो है वो इसको मीडिया में रखा गया था, जो मीडिया था N14 वाला, ठीक हो गया, कौन सा मीडिया था, N14 का। अब डीएनए को N15 वाले मीडिया से उठा के कहाँ रखा जा रहा है, N14 वाले मीडिया के अंदर, और फिर उसके बाद 20 मिनट के बाद यहाँ से अगेन सैंपल लिया गया और उसमें से डीएनए को सेपरेट किया गया। उसके बाद N14 यानी अगेन जो है यही मीडिया आगे कंटिन्यू रहा, और 40 मिनट के बाद इन्होंने क्या किया, अगेन जो है हमारे पास डीएनए को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। जब डीएनए को सेपरेट किया और जब रिजल्ट्स देखे तो पता चला हमारे पास के जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, अगर गौर से देखेगा। जब पहला जो था ये वाला जो हमारे पास सैंपल था, पहले सैंपल में डीएनए को सेपरेट किया गया, उसमें पता चला कि हमारे पास जो डीएनए सेपरेशन हुई है उसमें जो डीएनए आ रहा है ये इस रीजन के अंदर आ रहा है, बेस के अंदर, ठीक है, ये डीएनए का बैंड आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, जब दूसरा हमारे पास N14 का देखा गया, ठीक है, तो N14 के अंदर हमारे पास जो आया हमारे पास रीजन, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आया, यानी यहाँ सेंटर में हमारे पास जो है बैंड आ गया, ठीक है, डीएनए बैंड सेंटर में आ गया। और उसके बाद जो थर्ड वाला था, ठीक है, थर्ड था, उसके अंदर जो है वो इंटरेस्टिंगली 2 बैंड्स आए, एक सेंटर में आया और एक ऊपर आया, ठीक हो गया, एक सेंटर में आया और एक हमारे पास ऊपर आया। इससे कंफर्म हुआ, ठीक है, दे सेड कि दी हमारे पास जो है वो डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल वो है, क्या है, ठीक है। मैं इसको आपको दिखाता भी हूँ, बुक में जो डायग्राम बनाई है उन्होंने, ठीक है, ये हमारे पास था, ये देखिए जरा। अब ये बुक की डायग्राम मैंने ऐड की यहाँ पे ताकि आप लोगों को याद रखने में कोई परेशानी ना हो। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास यहाँ देखिए तो ये यहाँ पे ये है N14 का मीडिया जिसके अंदर बैक्टीरिया को क्या किया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है, जिसके अंदर डीएनए। अब ग्रो करने के बाद वो कहता है कि उसमें से सैंपल लिया और ये N14 का मीडिया, सॉरी ये N15 का है और ये N14 का मीडिया। अब ये लिखा भी हुआ है इसमें, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है उन्होंने 0, ठीक है, सैंपल लिया एट 0 मिनट के लिए, फिर सैंपल लिया 20 मिनट के बाद, फिर सैंपल लिया 40 मिनट के बाद, समझ आ गई इस बात की। और हमारे पास जो है क्या हुआ कि इनिशियली जब इन्होंने डीएनए एट वेरियस टाइम डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया वाज एक्सट्रैक्टेड, डीएनए वाज सस्पेंडेड इन सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है, सीजियम एज अ डेंसिटी ग्रेडिएंट यूज होता है, इसको यूज किया गया। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि ये सेकंड वन की बात करें, ये 2, ठीक है,
इसमें क्या है कि यहाँ बेसमेंट के अंदर जो है इनको यहाँ डीएनए जो है वो नजर आया। थर्ड वन ये वाला जो स्टेज थी इसके अंदर जो है वो डीएनए यहाँ पे नजर आया इनको, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्थ वन था उसके अंदर यहाँ और यहाँ नजर आया। अब इसको हम प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, हमारे पास ये यहाँ देखिएगा, मैं इसको वापस लेके जाता हूँ इस जगह पे। मैं कहता हूँ मेरे पास जो पेरेंटल था, आपको पता है हमने पीछे देखा पेरेंटल, हमारे पास कौन सा पेरेंटल का जो डीएनए है हमारे पास कौन सा डीएनए है, N15 का डीएनए, ठीक है। कौन सा डीएनए हमारे पास, N15 का डीएनए था, ऐसे ही है ना, ठीक है। यहाँ पे ये होगा N15, ये भी फ्रेगमेंट N15 का होगा। जब ये अलग होगा तो एक N15 का बनेगा और ठीक है, और एक हमारे पास जो डीएनए बनेगा वो हमारे पास N14 का बनना चाहिए, क्योंकि न्यूली मीडिया कौन सा था बोला, ठीक है। न्यूली मीडिया हमारे पास कौन सा था, यानी कि ये N14 वाला जो हमारे पास क्या है मीडिया था। यहाँ पे कौन सा है, N15 वाला था, ठीक। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक N15 वाला बन गया, एक N14 वाला बन गया। उसके बाद अगेन होगी तो इसमें क्या होगा कि एक N15 वाला बनता जाएगा और एक N14 वाला बनता जाएगा कंटिन्यूसली, ठीक हो गया। अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें क्या हमारे पास एक N15 वाला है फ्रेगमेंट डीएनए। जब ये अलग होता है तो यहाँ देखिएगा एक N15 और एक N14, फिर N15 और फिर N14, आगे जाएगा यहाँ पे क्या होगा N15 N14 N14 N14, ठीक है ना, क्योंकि ये एक फ्रेगमेंट है तो ये अलग होगा और इधर से ये ब्लू वन अलग होगा और इसके साथ न्यूली मीडिया 14 वाला था तो इसीलिए वो 14 वाला फ्रेगमेंट हमारे पास बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा दूसरी तरफ देखते हैं जो हमारे पास था डिस्पर्सिव के अकॉर्डिंग अगर हम देखें उसको तो डीएनए N15 वाला है, जब डिस्पर्स होगा तो ये N14, यानी ये मिक्सचर आएगा किस चीज का, N14 एंड N15, समझ आ गई। अब अगर हम इसका रन करें उसमें जो सेपरेशन करें सीजियम क्लोराइड मीडिया के अंदर, मैं ये कहूँ कि अगर ये मेरे पास पहला है तो इसमें बैंड यहाँ पे आना चाहिए बेसमेंट के अंदर, क्योंकि ये हैवी है। इसमें भी कहाँ आएगा, यहाँ, इसमें भी कहाँ आएगा, यहाँ इस रीजन के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे जब हम इसको दोबारा सेपरेट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है 0 मिनट पे। 20 मिनट में आपको पता है डीएनए बैक्टीरिया जो है वो क्या कर देता है, रेप्लिकेट करता है। 20 मिनट के बाद जब रेप्लिकेशन देखी गई तो इसके अंदर हमारे पास कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए बैंड, एक यहाँ बेसमेंट में आना चाहिए और एक यहाँ ऊपर आना चाहिए। इसके अंदर देखेंगे ठीक है कितने आने चाहिए, तो इसमें हमारे पास N15 और 14 का मिक्सचर है तो ये यहाँ ऑलमोस्ट सेंटर में आना चाहिए, ना तो ये 15 वाली जगह पे जाएगा ना 14 वाली जगह पे जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा इस सेंटर वाली रीजन में, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें हमारे पास एक ही बनना चाहिए जो यहाँ पे सेंटर में आएगा। और इसके बाद अगर यहाँ इसमें देखेंगे इसमें क्या होगा, एक N14 और 15 का मिक्सचर आएगा और दूसरा क्या आएगा 14 वाला आएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा इस तरह, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बनता जाएगा कंटिन्यूसली 14-15 का मिक्सचर, क्योंकि वो थ्रेड लाइक है, ठीक है, वो डिस्पर्स की फॉर्म। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा मॉडल जो है हमारे पास ठीक है। अगर इफ आई कंपेयर दिस विद दिस स्ट्रक्चर तो इसमें आप देखो कि जी यहाँ पे हमारे पास ये एक्चुअल में कंट्रोल है, ये देख रहे हैं कि जी रेप्लिकेशन हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो कंट्रोल हमारे पास कौन सा है, ये N15 वाला जो है, सॉरी N14 वाला जो है वो यूज किया गया। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे आप अंदाजा करें, यहाँ ये अगर मैं कहूँ कि N15 वाला था, ये N15 प्लस 14 का हाइब्रिड है, और ये हमारे पास क्या है कि ये N14 प्लस 15 का हाइब्रिड प्लस N14 वाला है, समझ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कि जो डीएनए है रेप्लिकेशन है वो हमारे पास कौन सी मॉडल के थ्रू होती है, सेमी कंजर्वेटिव। अगर होती ना कंजर्वेटिव में तो उसमें पहले में बेसमेंट में अगर था तो दूसरे के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास कौन सा आ रहा था, 14 और 15 अलग अलग हो गया था, मगर ऐसा नहीं हुआ, वहां पे क्या हुआ है, हाइब्रिड आया है। अच्छा अब ये तो गलत हो गया, यहाँ पे हाइब्रिड यहाँ पे भी आया मगर उसको 40 मिनट के लिए अगेन अगर रखा गया तो उसमें 14 15 और का हाइब्रिड और 14 वाला आया, मगर यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ऐसा नहीं था, यहाँ पे वो एक ही जो है वो चलता जा रहा था हाइब्रिड। यहाँ पे ये वाले डीएनए का अलग होना इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव के थ्रू होती है, ठीक है।
अब सवाल आता है कि ये रेप्लिकेशन मैकेनिज्म है क्या, कैसे होता है, किस तरह से होता है। अच्छा, रेप्लिकेशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ इससे रिलेटेड चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। आपको पता है हमने माइटोसिस मियोसिस में पढ़ा है कि जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन जो है वो अकर इन, आप कह सकते हैं, एस फेज। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एस फेज के अंदर जो रेप्लिकेशन होती है, डीएनए डुप्लीकेट कर जाता है। अच्छा, दूसरी बात, क्या रेप्लिकेशन, इतना बड़ा डीएनए है तो एक साइड से स्टार्ट होती है, लेट्स सपोज ये हमारे पास, तो क्या एक साइड से डीएनए रेप्लिकेशन होती है? ठीक है, तो याद रख लिएगा, नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन अकर एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी डिफरेंट, आप कह सकते हैं डिस्टेंट रीजन्स के, कुछ जगह पे हो रही है, कुछ जगह पे फिर कुछ जगह पे हो रही है, कुछ जगह पे। इस तरह से क्या हो रहा था कि कंटिन्यूस मैनर के अंदर सेवरल प्लेसेस पे जब डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो एकदम से मुख्तलिफ जगहों पे रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, आप ये याद रख लीजिएगा कि इसमें मेजर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं इसके रेप्लिकेशन के, ठीक है, वो हमारे पास कौन कौन से? सबसे पहले तो हमारे पास याद रख लीजिएगा हेलिकेज है। ये इंजाइम्स हैं जो कि आपको याद रखने और इनका रोल याद रखना बहुत जरूरी है। अगर इनका रोल आपको क्लियर हो गया, आपको ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है प्राइमेज है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, उसके बाद डीएनए लाइगेज है, उसके बाद हमारे पास जो है टोको आइसोमरेज है या गाइरेज है, ठीक है। जो पीटीबी की बुक है उसमें इसका नाम नहीं लिखा हुआ, मगर नम्स में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ताकि आपको ये याद रहे, और इसका रोल भी होता है एप्लीकेशन में। उसके बाद हमारे पास SSB है, इसे हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब हमारे पास जो ये मेजर, आप कह सकते हैं, जो पार्ट्स हैं, ठीक है, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसको फर्दर जो है वो 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, यानी 3 तरह का डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। इसमें जो मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम है वो हमारे पास याद रख लीजिएगा डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ठीक हो गया। और हमारे पास याद रख लीजिएगा कि जो आप कह सकते हैं कि जो डीएनए है हमारे पास पॉलीमरेज 3, ये इतना स्पीडली डीएनए को सिंथेसाइज कर रहा होता है कि याद रख लीजिएगा कि 1000 यानी 1000 जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको 1 सेकंड के अंदर जो है वो क्या कर रहा होता है, ये याद रख लीजिएगा, सिंथेसाइज करेंगे। 1 सेकंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड को जो है वो ये क्या कर रहा होता है, जोड़ रहा होता है। उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है ये एक्चुअल में डिप्लेक्स की फॉर्म में, डाइमर की फॉर्म में जब होता है। डाइमर का फॉर्म का मतलब क्या होता है, उसके 2 मेजर पार्ट होते हैं, मैंने भी यहाँ पे बताता हूँ, देखिए बुक की डायग्राम मैंने ऐड की है। तो ये हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है, ये 2 इसके रीजन हो रहे हैं, ये दोनों एक जैसे ही है हमारे पास यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये रीजन को अगर आप देखेंगे ये आपको नजर आ जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये एक्चुअल में हमारे पास क्या है, डाइमर है, याद रख लीजिएगा, डाइमर, 2 सेम आप कह सकते हैं पार्ट। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 2 है, इसका क्या रोल होता है हमारे पास, ये याद रख लीजिए, रिलेटिवली स्मॉल एंजाइम होते हैं एज कंपेयर टू डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक हो गया, यानी स्मॉलर इन स्ट्रक्चर है आप कह सकते हैं। और इनका जो अगर हम रोल की बात करेंगे, इनका रोल क्या होगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है ना, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, ये क्या करता है कि सपोर्ट करता है, सपोर्ट डीएनए पॉलीमरेज 3 इन रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन के अंदर जब हम देखेंगे ये किस तरह से कर रहा होता है, हम आगे देखते हैं इसको। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 2 है, ये डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर, रिपेयर फॉर होल लाइफ, यानी अगर डीएनए में कोई डैमेज हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें उसको खत्म करने के लिए, यानी उसको रिपेयर करने के लिए, कोई फर्ज करें म्यूटेशन हो गई है, ठीक है, म्यूटेशन को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो इस्तेमाल होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं बल्कि पहले बता देता हूँ यहाँ पे कि इनका काम क्या है थोड़ा सा। जो हेलिकेज है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, हेलिकेज का काम क्या होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिमूव करता है, ठीक है, रिमूव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, उसके बाद प्राइमेज का काम करता है प्रोवाइड
आरएनए प्राइमर। आपको याद होगा हमने बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर पढ़ा था, तो पीसीआर के अंदर हमने पढ़ा था वहां पे डीएनए प्राइमर होते हैं। वो आर्टिफिशियल मेथड था डीएनए को डुप्लीकेट करने का, रेप्लिकेट करने का, उसकी कॉपी बनाने का। जीन की कॉपी हमने बनानी थी। वो जीन की कॉपी के लिए हमने क्या किया था, हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो प्राइमर यूज किए थे वहां पे, वो जो प्राइमर होते हैं, दीज प्राइमर्स आर, याद रख लीजिएगा हमारे पास कौन से होंगे, डीएनए प्राइमर थे किसके अंदर, पीसीआर के अंदर, और आरएनए प्राइमर है नॉर्मल रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म के अंदर। ये याद रख लीजिएगा बिकॉज इसकी रीजन, क्योंकि एंटी टेस्ट में जो है वो 12 दफा पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज है, हमने कह दिया मेजर जो है वो एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन कर रहा होगा। उसके बाद डीएनए लाइगेज है, ये क्या करता है, डिवेलप डिवेलप ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कैसे वो मैं बताऊंगा। उसके बाद ये टोपोआइसोमेरेज है, गायरेज है, इसका काम क्या होता है, रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम डीएनए, ठीक है, यानी डीएनए से ये क्या करता है, स्ट्रेस रिमूव करता है। स्ट्रेस क्या होती है हम देखेंगे आगे। उसके बाद एसएसबी है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, इट विल बाइंड विद सिंगल स्ट्रैंड के साथ ये बाइंड करता है, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के साथ बाइंड करेगा एंड प्रिवेंट इट फॉर, आप कह सकते हैं, यानी वो दूसरे स्ट्रैंड के साथ मिल ना जाए, ठीक है, तो इसलिए इसको डबल स्ट्रैंड नहीं होने देगा, प्रिवेंट इट फ्रॉम डबल स्ट्रैंड, ठीक हो गया, वो डबल स्ट्रैंड, ठीक है, यानी उसको डीएनए से डबल स्ट्रैंड जो है वो नहीं होने देगा। समझ आ गई इस बात की, ये हो गया। उसके बाद एक मेजर जो चीज है, उसके बाद हम रेप्लिकेशन मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है 5 to 3 डायरेक्शन हमारे पास होती है सेंसेस, इस साइड पे होगी 5 to 3 डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो डीएनए सेंसेस होती है। किस तरह से होती है हम अब आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये बुक की मैंने डायग्राम दी हुई है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मूव टुवर्ड हियर, ठीक है, यहाँ देखिएगा आप जरा, हमारे पास जो है ये है जी डीएनए, ठीक है, ये हमारे पास है डीएनए एंड वी ऑल नो दैट इन डीएनए देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये है जी लेट्स सपोज 3 प्राइम, ये हमारे पास 5 प्राइम है, और दूसरा फ्रेगमेंट हमारे पास क्या होगा, इसको हम कर देते हैं जी 5 प्राइम और 3 प्राइम कर देंगे, ठीक हो गया, ओके ना। अब हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आएगा हेलिकेज, लेट्स सपोज आई एम सेइंग दिस इज हेलिकेज, ठीक है, दिस इज हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज क्या करेगा, मैंने बताया डीएनए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको रिमूव करेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे रिमूव करेगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास डीएनए, ये हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास है हेलिकेज। हेलिकेज जो है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या करता रहेगा, रिमूव करता रहेगा। नो, हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिमूव की, अब जरा गौर से सुनिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हेलिकेज ने रिमूव की तो उस सूरत में क्या हुआ। अब आपको पता है कि जिस तरह एक नॉट है, यानी रस्सी हमारे पास है, हम क्या करते हैं उस रस्सी को यहाँ से इधर और इधर से इधर खींचेंगे, तो ये जो इसके अंदर कॉइलिंग है ये आगे मूव करती जाएगी और एकदम ऐसे बहुत सारी इकट्ठी कॉइलिंग हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे इस रीजन के अंदर। तो वो जो कॉइलिंग हो जाएगी बहुत सारी, वो फिर क्या करेगी, ए से जो हमारे पास डीएनए होगा ना, उस डीएनए को बिल्कुल ऐसे जो है ना वो ऐसे इकट्ठा कर देगी, ठीक हो गया। तो ये जो चीज हमारे पास है, याद रख लीजिएगा, ये क्या होती है, स्ट्रेस ऑन द डीएनए। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास, मैंने आपको बताया था, एंजाइम होता है, इसको हम कहते हैं सिंपल हेली गाइरेज या टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, इस डीएनए की जो रेप्लिकेशन की जो हमारे पास है रीजन है, ठीक है, इसको स्ट्रेस को रिमूव कर देगा। समझ आ गई इस बात की, यानी ये उस कॉइलिंग जो हो रही है, तो सुपर कॉइलिंग हो रही होती है, कॉइलिंग कॉइलिंग कॉइलिंग, उस कॉइलिंग को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक हो गया, रिमूव कर देता है। अब हमारे पास जैसे ही
याद रख लीजिएगा, सिंगल ये जो हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म करता जाता है, उस सूरत में हमारे पास क्या आता है, इस तरह से एक फॉर्क लाइक जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता जाता है। ठीक हो गया, 3 प्राइम 5 प्राइम, उसके बाद ये क्या हमारे पास है, फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इससे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक हो गया, रेप्लिकेशन फॉर्क। अच्छा, अब हमारे पास ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना, ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क बना, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करता जाता हूँ। अब जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ना, वो इस तरह से होती है कि ये जो हमारे पास ये है ना फ्रेगमेंट, ठीक है, इस फ्रेगमेंट ने इस तरह से अपने आप को ऐसे करना होता है, ऐसे ऐसे। मैंने आपको बताया था कि डीएनए की रेप्लिकेशन है वो एक जगह पे नहीं होती, मुख्तलिफ जगहों पे होती है। लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पे हो रही थी, यहाँ हो रही थी, यहाँ हो रही थी। अब असल में बनता है ये इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, इट इज सेम जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन बबल होती है, मगर वहां पे मैसेंजर आरएनए बन रहा था, यहाँ पे डीएनए की कॉपी बन रही थी। अब जरा गौर से देखिए, इस तरफ भी डीएनए की सेंसेस होनी है, इस तरफ भी डीएनए की सेंसेस होनी है। नहीं, मैं इसको अगर हाफ कर दूं ना ऐसे, तो बुक में जो एक्सप्लेन किया हुआ है ना, वो असल में एक रेप्लिकेशन बबल के अंदर दो रेप्लिकेशन फॉर्क होती है। एक ये वाली रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक हो गया, और एक ये दूसरी वाली रेप्लिकेशन फॉर्क हमारे पास बन गई, ये वाली रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक हो गया, दो रेप्लिकेशन फॉर्क बने, तो इसमें से हमने एक रेप्लिकेशन फॉर्क को यहाँ पे शो किया है, ये अब आपने याद रखना है। अब हमारे पास जो हेलिकेज है वो यहाँ मूव करता जाएगा, उसके बाद हमारे पास बारी आती है, आप कह सकते हैं प्राइमेज की। ठीक है, प्राइमेज, प्राइमेज क्या करेगा, आके बाइंड करेगा। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, प्राइमेज आएगा, ये आ गया जी फ्रेंड्स करें प्राइमेज। ठीक है, अच्छा, प्राइमेज की अटैच होने से पहले हमारे पास क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो मैंने आपको बताया, जो इसके साथ बाइंड कर जाती है, जिन्हें हम कहते हैं एसएसपीज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का काम क्या होगा कि ये जो दोनों फ्रेगमेंट्स होंगे ना डीएनए के, सिंगल स्ट्रैंडेड है, इनको आपस में अटैच होने से, क्योंकि देखो ना आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इनको आपस में जोड़ने से जो है ना वो क्या करती है, प्रिवेंट कर रही होती है। ठीक हो गया, अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ, प्राइमेज आया, प्राइमेज ने क्या किया कि जो डीएनए फ्रेगमेंट थे, ठीक है, जो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट थे, उसमें इसने क्या कर दिया, आप कह सकते हैं प्राइमेज ने प्राइमर प्रोवाइड करना है, आपको पता है आरएनए प्राइमर। अब क्या हुआ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो प्राइमेज था उसने ये आरएनए प्राइमर जो दी थी, अब ऊपर वाला फ्रेगमेंट 3 प्राइम था, यहाँ पे क्या हुआ 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर जो है हमारे पास इसने प्राइमेज जोड़ दिया, प्राइमर जो है वो जोड़ दिया। जैसे ही प्राइमर लगा, जैसे ही, तो प्राइमेज ने प्राइमर प्रोवाइड कर दिया। अब ये प्राइमर जैसे ही लगता है ना, डीएनए पॉलीमरेज की मैंने आपको पीछे बताया कि दो सब यूनिट है, हमने क्या किया, हमने कहा जी अब याद रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज का एक सब यूनिट, फर्स्ट सब यूनिट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज, इसको मैं इस तरफ लिखूं, डीएनए पॉलीमरेज 3 का फर्स्ट सब यूनिट। ठीक हो गया, डीएनए पॉलीमरेज का फर्स्ट जो हमारे पास क्या है, सब यूनिट है। अब फर्स्ट सब यूनिट ये क्या करेगा कि जो डीएनए है, ठीक है, जो बेसिस होती है यानी एटीजीसी, ठीक है, हमारे पास एटीजीसी, ये न्यूक्लियोटाइड हमारे पास पड़े होते हैं। अच्छा, बाय द वे ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ पड़े होंगे, याद रख लीजिएगा, डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ होती है, न्यूक्लियस। ये सारा मैकेनिज्म कहाँ चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो वो चल रहा है। तो अब क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो है ये आगे मूव करता जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये यहाँ पहुंच गया, ये आगे मूव करता जाएगा, और हमारे पास जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो फ्रेगमेंट है उसको 5 to 3 डायरेक्शन में टूवर्ड द फॉर्क क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, टूवर्ड फॉर्क क्या करेगा, आप कह सकते हैं सिंथेसिस करेगा। दैट स्ट्रैंड जिसमें कंटिन्यूअसली हमारे पास डीएनए की सिंथेसिस चल रही है, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड।
ठीक हो गया, ये लीड करेगा। अब इसको, ठीक है, इसको हमारे पास क्या होगा, फॉलो करता है दूसरे वाला स्ट्रैंड, और वो कौन से हमारे पास, ये 5 प्राइम इधर है, 3 प्राइम इधर है, तो इसका मतलब है डायरेक्शन इसमें अवे फ्रॉम द फॉर्क होनी है, ठीक है, डायरेक्शन किस तरह में होगी, इस तरह अवे फ्रॉम द फॉर्क होनी है। मगर अवे फ्रॉम द फॉर्क में डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है ना, ये एक बड़ा सिस्टमाइज्ड मैनर के अंदर होती है, ये जरा समझने वाली चीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, जो अवे फ्रॉम द फॉर्क होती है, इसमें क्या होता है कि जो प्राइमेज है वो बार बार आके प्राइमर देता है, ठीक हो गया। प्राइमेज क्या करेगा, बार बार आके प्राइमर जो है वो अटैच करेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अलग करके बता देता हूँ, ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड को हम देखते हैं आप, ठीक है। ये हमारे पास जो था, ठीक हो गया, और ये मेरे पास है ये, लेट्स सपोज ये इसकी तो रुलाई खत्म हो गया, हमने कहा ये अबव में है, ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन में जा रहा था। अच्छा जी, दूसरा यहाँ पे है, ये अब हमारे पास है 5, इधर है हमारे पास 3, अब इसने मूव करना है इस तरफ। होगा क्या कि हमारे पास जो प्राइमेज था, ठीक है, प्राइमेज आएगा, ये प्राइमेज आया, प्राइमेज ने आके प्राइमर अटैच कर दिया इस तरह 5 to 3। जैसे ही प्राइमेज प्राइमर अटैच करेगा, डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा सब यूनिट क्या करेगा, यहाँ अटैच हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3 का सेकंड सब यूनिट, ये क्या होगा, यहाँ अटैच होगा। ये इसको अवे फ्रॉम द क्या करता है, सिंथेसिस जब वो करता है, मगर ये थोड़ा सा सिंथेसाइज करेगा, उसके बाद ये क्या कर देगा, रिमूव हो जाएगा। अगेन डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो क्या करेगा, प्राइमर प्रोवाइड करेगा। अगेन डीएनए जो पॉलीमरेज 3 का सब यूनिट जो है वो बाइंड करेगा सेकंड सब यूनिट, और फिर सिंथेसिस कर देगा। अगेन ये रिमूव हो जाएगा, उसके बाद अगेन डीएनए प्राइमेज जो प्राइमेज है वो आके प्राइमर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, यानी बार बार क्या हो रहा है, प्राइमर अटैच होते जा रहे हैं, और क्या हो रहा है कि एक शॉर्ट फ्रेगमेंट जो है वो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर वो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। इस जो फ्रेगमेंट होता है इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और हमारे पास ये जो फ्रेगमेंट बनते हैं जो डीएनए की सिंथेसिस कर रहे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इन्हें हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, साइंटिस्ट के नाम पे एक्चुअली इसको रखा गया, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास, ये याद रख लीजिएगा कि अबाउट आप कह सकते हैं कि जी 100 to 200 जो है वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोट्स में होते हैं सॉरी, और 1000 to 2000 जो है, 100 to 200 हमारे पास जो है वो क्या है, यूकैरियोट्स में है, और 1000 to 2000 हमारे पास किसमें है, प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो रेप्लिकेशन है ये तो मूव कर रहा है इधर, तो डीएनए पॉलीमरेज का तो इकट्ठा सब यूनिट होता है। बिल्कुल ठीक है आपने कि भाई दोनों का जो सब यूनिट है वो तो दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक इधर जा रहा होता है, एक इधर जा रहा है, तो ये तो मतलब उसका एक, इसका मतलब एक सब यूनिट अलग हो जाता है, दूसरा सब यूनिट अलग हो जाता है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। दोनों फ्रैगमेंट जो होते हैं ना हमारे पास ओकाजाकी फ्रैगमेंट, दोनों जो सॉरी डीएनए पॉलीमरेज के सब यूनिट है वो दोनों इकट्ठे ही रहते हैं, यानी अगर ये यहाँ पे है ना तो दूसरा भी इधर ही होगा। बट ये करते क्या है कि ये जो नीचे वाला फ्रैगमेंट होता है ना, इस फ्रैगमेंट को फोल्ड करके जो है वो क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। फोल्ड किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले हमारे पास क्या होगा कि ये दरमियान में जो स्पेसेस रह जाती है, ठीक है, ये जो दरमियान में स्पेसेस रह गई है, इनको फिल कौन करेगा, आके डीएनए पॉलीमरेज 1 इसको फिल कर देगा, इस तरह यहाँ फिल कर देगा इस तरह से। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये यहाँ पे इस तरह से डिवेल्प तो कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और न्यूक्लियोटाइड आके लगा देता है, मगर ये गौर से देखिएगा ये क्या करेगा, इस फ्रेगमेंट को इस फ्रेगमेंट के साथ नहीं जोड़ सकेगा। समझ आ गई, मैं इसको अलग करके बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए जरा, डीएनए जो हमारे पास था, ये हमारे पास फ्रेगमेंट था, इसके ऊपर ये हमारे पास बने हुए जी ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने हुए, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने। ओके हो गया, मैं इसको कर देता हूँ लेट्स सपोज ए डी जी जी, ठीक है, इस तरह से। और ये भी हमारे पास इसके ऑपोजिट जो है वो आप लोगों ने याद रख लेना है, ये हमारे पास 5 to 3 और ये 5 to 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो है याद रख लीजिएगा आ जाता है जी इस तरह से सी जी जी टी है, इसी तरह यहाँ पे अगर आ जाता है ए टी जी सी 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 सो ऑन। अब इनके दरमियान में आपको पता है कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली, इसके दरमियान में ऐसे अगर हम करेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक हो गया ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ऐसे, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इस तरह से जुड़ा हुआ।
अब ये है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। डीएनए पॉलीमरेज 1 आया, उसने क्या किया, यहाँ पे उसने देखा, मसलन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो फ्रेगमेंट था उसके ऊपर था TAG, TAC, और डीएनए पॉलीमरेज ने क्या करना है, टी के अपोजिट क्या लिखता है ए के अपोजिट क्या लिखता है टी, सी के अपोजिट क्या लिखता है जी, ये उसने ऐसे डेवलप कर देना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे फर्ज करो हमारे पास था CGC, इसके अपोजिट में उसने क्या लगा देना है GCMG। अब ये इसने लगा तो दिया, मगर ये जो हॉरिजॉन्टली इसके साथ ये वाला रीजन होता नहीं, इसको इसके साथ नहीं कनेक्ट करता, ये इसके साथ इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक हो गया ना। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए आप कह सकते हैं डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, लाइगेज आएगा यहाँ अटैच होगा, इसने इस ए को पकड़ना है और इस ए के साथ क्या कर देना है फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड बना देना, इसी तरह इसको जी के साथ बना देना, इसको इसके साथ बना देना, इसको इसके साथ बना देना। इस तरह से क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये क्या कर रहा होगा, असिस्ट कर रहा होगा, लाइगेज क्या कर रहा होगा, आपस में उन ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको जो है वो क्या कर रहा होता है, जोड़ रहा होगा, ठीक है। होपफुली अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सही है। ये हमारे पास था यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे इस रीजन में, ठीक है। तो एक्चुअल में ये मैकेनिज्म जो है वो हो रहा होता है, सही हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास जो है मैकेनिज्म, ये जो फोल्डिंग वाला था इसको मैं दोबारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह से होता है, ठीक है। हम इसको यहाँ लेके गए, यहाँ पे देखे ये एक्चुअल में वही है हमारे पास कि जिसके अंदर जो है पेरेंटल है, हेलिकेज है, उसके बाद ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स है, प्राइमेज है, फिर उसने जो है वो ये प्राइमेज बार बार अटैच होगा लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर। उसके बाद हमारे पास जो है ये लीडिंग है, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये आपको नजर आ रहा होगा कि इसने क्या किया है, ये डीएनए की जिसकी रेप्लिकेशन करता जा रहा है ना, उस रेप्लिकेशन करने के लिए ये हमारे पास है हेलिकेज, उसके बाद ये क्या है प्राइमेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हेलिकेज और प्राइमेज को प्रीमोसोम भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, ये भी नम्स में जो है वो पूछा जा चुका है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए जो होगा हमारे पास हेलिकेज होगा, इसको हम रेप्लियोसोम भी कहते हैं, ठीक है। यानी ये इसके साथ मिला होगा, ये इसके साथ मिला होगा, ये इसके साथ है तो ये प्रीमोसोम है, यदि इसके साथ है तो हमारे पास रेप्लियोसोम है। अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट सब यूनिट है, ये हमारे पास सेकंड सब यूनिट है, अपन अंदाजा करें ये प्राइमेज ने ये प्राइमर लगा के छोड़ दिया। अब इसने क्या करना है, इस फ्रेगमेंट को इस तरह से ना फोल्ड किया हुआ है, मूव ये इधर ही कर रहा है, ठीक है, मूव ये इधर ही कर रहा है, ठीक हो गया ना, मूव ये इधर ही कर रहा है, बट इस पे वो कंटिन्यूसली जा रहा है और इस फ्रेगमेंट को उसने क्या किया, इस तरह से फोल्ड किया है कि ये क्या करता है हमारे पास कि ये थोड़े से फ्रेगमेंट की सिंथेसिस करेगा, उसको छोड़ देगा, ठीक है। मैं आपको एनिमेशन में दिखाता हूँ, आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ देखिए जरा, ये अपने एक्चुअल में ये चल रहा है, ये देखिए ये हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पे ये प्राइमेज आया, ये फ्रेगमेंट को अलग कर देता है, बल्कि यहाँ देखिए ये हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड चल रहा है जिसमें न्यूक्लियोटाइड आते जा रहे हैं और कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, ठीक हो गया। ये देखो लैगिंग स्ट्रैंड, अब लैगिंग स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, प्राइमेज आया, प्राइमर जोड़ा, ठीक है। उसके बाद ये है डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा सब यूनिट, ठीक हो गया। अब इसने क्या करना है, ठीक है, इसने इतना सा इसको क्या कर देना है, सिंथेसाइज कर देना है, ठीक हो गया। ये सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज करने के बाद जो है वो उसको लीव कर देगा, ठीक है। ये आया, इसने यहाँ पे बाइंड किया, ठीक है। मैं इसको दोबारा आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अंडरस्टैंड करा देता हूँ, यहाँ पे हमने बात की, ये देखिएगा ये हमारे पास है, लेट्स सपोज फर्स्ट सब यूनिट है, ये हमारे पास सेकंड सब यूनिट है। डीएनए पॉलीमरेज की जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन वो इस तरफ जो चल रही है, ये इस तरफ मूव कर रहा है। अब दो फ्रेगमेंट बने हुए हैं ना, एक फ्रेगमेंट जो है वो इसने लिया हुआ है, ये को सिंथेसाइज कंटीन्यूअसली करता जा रहा है, दूसरा फ्रेगमेंट जो है ना, दूसरे फ्रेगमेंट को उसने इस तरह से फोल्ड किया होता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से फोल्ड किया होता है कि ये एक्चुअल में सिंथेसिस कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में, ये ऐसे सिंथेसिस करेगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा फिर इसको छोड़ देगा, समझ आ गई, छोड़ देगा, फिर इतने फ्रेगमेंट को अगेन इकट्ठा करेगा और उसको फिर छोड़ देगा, फिर इस तरह। तो अब जब वो बार बार इस तरह डिसकंटिन्यूस हो रही होती है ना, यहाँ तक वो जो फ्रेगमेंट ऐसे रिवॉल्व करके उसको बनाता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर बनाता है, फिर छोड़ता है, फिर बनाता है, फिर छोड़ता है, ये एक्चुअल में क्या हो रही होती है, डिसकंटिन्यूस चल रही होती है, डिसकंटिन्यूएशन चल रही होती है, लैगिंग स्ट्रैंड जो चल रहा होता है, ठीक हो गया।
तो होपफुली आपको अब समझ आ गया होगा कि ये हमारे पास किस तरह से जो है वो, ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर करना था यहाँ पे कि किस तरह से जो है वो सिंथेसिस है चल रही थी। यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे भी दिखाया हुआ हमारे पास, समझ आ गई इस बात की कि यहाँ पे ये है प्राइमेज है, इसने इतने से फ्रेगमेंट को ऐसे सिंथेसाइज कर देना, ये अलग हो गया, फिर सिंथेसाइज कर देना, इस तरह से कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ये एक्चुअल में डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी दिखाई हुई है कि ये देखिए ये हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है, इसने क्या कर रहा है, इधर से ये डीएनए आ रहा है, ठीक हो गया, ये आ रहा है, उसके बाद ये एक फ्रेगमेंट ऊपर बन रहा है, एक फ्रेगमेंट इधर, ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, इस तरफ डीएनए की मूवमेंट चल रही है पॉलीमरेज की, ठीक है, ये इस तरफ चलती जा रही है, इस फ्रेगमेंट को कंटिन्यूअसली बनाई जा रहा है, और इस वाले को क्या करता है, ऐसे फोल्ड करता है, फोल्ड करके जो है वो क्या कर देता है, याद रख लीजिएगा, ऐसे अब बना देता है। ये देखो इस दरमियान में ना ये सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट भी रह रहे हैं, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट रह रहे होते हैं, ये एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि इनको फिर सिंथेसाइज कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो हमारे पास करता है, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास जो ये 3D एनिमेशन है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो मैं आज का रिवीजन कर देता हूँ, हमने क्या जो है वो पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक जो है वो रेप्लिकेशन तक कवर कर लिया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने डीएनए का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ठीक है, ये सारी चीजें की, हाइपोथेसिस देखी, मेजरसन स्टाइल एक्सपेरिमेंट देखा, उसके बाद रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म जो है वो हमने देखा, ठीक हो गया।